अपना मुख्य विषय है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वास्तव में गुप्त साम्राज्य का ऐसा शासक था कि इनका शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त है जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना और इसने जो कार्य किए वास्तव में एक दूरदर्शिता वाले कार्य किए। इनके दरबार में कवि हरिश्चंद्र। समुद्रगुप्त का कार्यकाल बता मैं आपको 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके दरबार में जो कवि था हरिश्चंद्र था, ये पर्याप्त प्रशस्ति की रचयिता थे। प्रशस्ति के रचयिता। पर्याप्त प्रशस्ति के बारे में अलग से अपन अध्ययन करेंगे। वास्तव पूरा का पूरा समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की सारी उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। इस पर्याप्त प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की कार्य और विशेष रूप से समुद्रगुप्त की जो विजय थी उन विजयों का स्पष्ट वर्णन इसमें हमें मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों में भी समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई है और साथ ही समुद्रगुप्त जब विजय की उद्घोषणा करता है तो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के शिलालेखों में अश्वमेध पराक्रम भी लिखा है। अश्वमेध पराक्रम ऐसे शब्दों का उल्लेख है। एक स्तंभ लेख है इलाहाबाद के अंदर, स्तंभ लेख। ये एक ऐतिहासिक स्रोत है जो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इस स्तंभ लेख के अंदर इलाहाबाद स्तंभ लेख है जिसके अंदर समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक, कब उनका राज तिलक हुआ था या राजगद्दी पर कब बैठा था, उनका वर्णन, दिग्विजय, विजय की नीति क्या थी, कौन कौन से युद्ध हुए, तथा व्यक्तित्व है का वर्णन इसके अंदर इलाहाबाद लेख के अंदर आपको प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त है जो वास्तव में कई उनके अधिकारी थे जिनके बारे में भी हमें जानकारी स्तंभ लेख में मिल जाती है। और इस लेख में गुप्त काल की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। भाषा थी संस्कृत, ब्राह्मी और लिपि शैली थी चंपू। इसके अंदर ये लेख लिखे गए हैं। इन लेखों के अंतर्गत वास्तव में ये देखा जाए ना तो ये वास्तव उस समय की साहित्य का चंपू शैली होती है। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण चंपू शैली कहलाता है। समुद्रगुप्त को वास्तव में इन लेखों के अंतर्गत कविराज, क्योंकि गायन के प्रति और संगीत के प्रति रुचि के प्रति समुद्रगुप्त की रुचि, समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उनको वास्तव में उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए तो उससे हमें स्पष्ट प्रमाण मिल जाते हैं कि समुद्रगुप्त की संगीत के प्रति विशेष रुचि थी। और इनके जो सिक्के हैं वो अश्वमेध प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के समय चलते थे, उस समय जारी किए गए। इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया।
समुद्रगुप्त अपने आप में एक विद्वान था, संगीतज्ञ था, एक अच्छा गायक था, दानी था, धर्मनिष्ठ था, पराक्रम था, विनयशाली था, विजय के प्रति आकांक्षा रखने वाला था। ये सभी गुण समुद्रगुप्त में उस समय विद्यमान थे। श्रीलंका के एक शासक थे वेदवर्मन। श्रीलंका के शासक थे उन्होंने उपहार भेजा तथा बहुत मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी और समुद्रगुप्त ने उसको स्वीकार किया। समुद्रगुप्त का जो राज्य था पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात के अलावा लगभग पूरा भारत तक शामिल था। वो इनके आदर्श भारतीय साम्राज्य के आदर्श है, जो वास्तव में राष्ट्रीयता और एकता की बात की जाए तो समुद्रगुप्त के शासन से हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और एकता के राजनीतिक सूत्र में बांधने का भी समुद्रगुप्त ने कार्य किया। ये था समुद्रगुप्त का हमारा संक्षिप्त परिचय। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त की विजय नीति क्या थी, कौन कौन सी विजय हासिल की और कितना सफल रहा, इसके ऊपर चर्चा अपन कल करेंगे। आज सवाल आता है कि समुद्रगुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। दूसरा सवाल इसमें अपने ये बनता है कि समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के गुणों को लिखिए। तीसरा सवाल है कि समुद्रगुप्त के जो शिलालेख है किस भाषा और लिपि और शैली में है, और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।